Is my voice is clear? Okay. So let's start the discussion. The topic for today is sedition laws in India, right? Or we are going to discuss in detail about sedition law and what court has commented regarding this law and why there is a talk around this law that we have to scrap it. What is the utility of this law? Why it has been used until it now? इन सभी डायमेंशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेडिशन लॉ के ऊपर। देखो सेडिशन लॉ के ऊपर इस पर्टिकुलर ईयर तो स्पेशली आपका काफी ज्यादा बात हुई है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ईयर में ही अगर आपको मैं कुछ इंस्टेंसेस गिनाऊं तो अभी करंट अफेयर के कंटेक्स्ट से आप समझ लो कि अभी यूपी में ये लॉ इन्फोर्स किया गया था कुछ दिन पहले, जब यहाँ पर कोविड के समय पर जो अप्रैल महीने में वेव आया अपना सेकेंड वेव, तो उस सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमियां होने लगी, है ना। इक्विपमेंट्स की कमी होने लगी, अस्पतालों की कमी होने लगी। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर यह देखा गया बेसिकली कि जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया अंडर द सेडिशन लॉ, बेसिकली जहां पर यह कहा गया कि भाई कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर के जो अफवाह फैलाया जा रहा है उस चक्कर में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर उसमें भी फिर सवाल उठे कि यहाँ पर ये जो गिरफ्तारी हो रही है वो रैंडम तरीके से हो रही है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने यहाँ पर सवाल उठाए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बताऊं यहाँ पर, तो उससे कुछ दिन पहले एक केस आया था। वो केस था अपना दिशा रवि का केस। आपको याद होगा जब अपना फार्म मूवमेंट चल रहा था और फार्म मूवमेंट के समय पर जो दिशा रवि एक एक्टिविस्ट थी उसको गिरफ्तार किया गया था यहाँ पर अंडर द सेडिशन लॉ। मैटर आया था हमारे सामने, टूल किट का मैटर, राइट। सो वहां पे भी ये सेडिशन लॉ चर्चा में रहा था। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट है अपने असीम, कार्टूनिस्ट एक्चुअली, असीम त्रिवेदी, उनको गिरफ्तार किया गया कार्टून बनाने के चक्कर में। ऐसे ही बहुत सारे सेडिशन लॉज जो हैं वो इन्फोर्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो कोर्ट में आपका अपहोल्ड नहीं हो पाए। वो कोर्ट में जो केसेस हैं उनमें कन्विक्शन जो है वो बहुत कम हो पाई, और इस वजह से अब सेडिशन लॉ के ऊपर यहाँ पर चर्चा में है सेडिशन लॉ पूरा का पूरा कि क्या इसको स्क्रैप किया जाए, इसकी यूटिलिटी कितनी बची है। यहाँ पे इसका मिसयूज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफैक्ट यूज होने के बजाय। और रिसेंट में एक और करंट अफेयर आप समझेंगे जहां पे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर ने, आंध्रा पुलिस ने एक तेलुगु न्यूज चैनल के ऊपर यहाँ पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने कुछ ऐसा न्यूज दिखाया जो सीएम के अगेंस्ट है, और वो न्यूज जो है उसका इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि उससे आंध्रा की गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है। ऐसा कह के पुलिस ने वहां पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया था। तो ऐसे में फिर सेडिशन का जब ये चार्ज लगा तो कोर्ट ने यहाँ पर सीधे सीधे इस चार्ज को स्क्रैप कर दिया था और कहा कि ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट के कंप्लीटली खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कंप्लीटली खिलाफ है, ठीक है। विदाउट एनी फैक्ट सेडिशन हैव बीन स्लैप्ड ऑन कार्टूनिस्ट, है ना, या फिर जर्नलिस्ट। यहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर भी आप सेडिशन का मामला देखते रहते हैं। तो भाई ये एक ऐसा टॉपिक है हमारा जो लगभग लगभग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली पूरे साल भर टॉपिक में चर्चा में रहता है, चाहे आपका 2021 हो चाहे आपका 2020 हो। और स्पेशली जब प्रोटेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो इस तरीके के लॉ का इस्तेमाल भी फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है। और जब इस तरह के लॉ का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत ही रैंडम तरीके से ये लॉ जो है वो इम्पोज किया गया है आम जनता के ऊपर। और इस वजह से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है कि भाई जो कन्विक्शन है इस लॉ के अंदर वो कन्विक्शन यहाँ पर हो नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, राइट। यहाँ पर कन्विक्शन उतना हाई नहीं है। अगर 100 लोगों के ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है तो 100 लोगों में से केवल और केवल 3 लोग कन्विक्ट हो पाते हैं सेडिशन लॉ के अंदर। यानी कि इसका कन्विक्शन रेट जो है भाई वो कन्विक्शन रेट आपका ऑन एन एवरेज 3% से भी कम है आपका। तो ऐसे में फिर यहाँ पर ये डिबेट उठता है कि क्या इस तरीके के लॉ की अब यहाँ पर जरूरत भी है इंडिया में, इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातों के ऊपर चर्चा यहाँ पर होनी है और इसी में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज का ये टॉपिक, जो टॉपिक है हमारा सेडिशन लॉ
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये। इसके अराउंड सारे डायमेंशन, सारे न्यूसेंसेस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि भाई ये हमेशा चर्चा में बना ही रहता है आपका। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करूंगा सबसे पहले, फिर मैं आपके साथ इस टॉपिक पे आता हूँ और मैं इस टॉपिक की एक एक बारीकी से सारी डिटेल आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये न्यूज दिख रही होगी आपको, ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, ये न्यूज है 17 फरवरी 2021 की न्यूज। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन देख रहे हैं आप, राइट? हेडलाइन सभी को दिख पा रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है, और ये हेडलाइन आप सभी को दिख पा रहा होगा। अरेस्ट अंडर सेडिशन चार्ज राइज बट कन्विक्शन फॉल्स टू 3%। ये हेडिंग आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट? दिख रहा है सभी को? कंफर्म कीजिए जरा सा। इट इज विजिबल, राइट? चलिए, तो यहां पर लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि अरेस्ट अंडर सेडिशन चार्जेस राइज, यानी कि सेडिशन के जो चार्जेस हैं वो बढ़ते चले गए, लेकिन कन्विक्शन जो है वो घटते चले गए। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि सेडिशन लॉ का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और कुछ फैक्ट अगर हम जुटाएं यहाँ पर, तो ये देखो, बिटवीन 2016 एंड 2019, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए सब, 2016 से 2019 के बीच में द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड अंडर सेक्शन 124A, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमसे पूछा जाए कि देशद्रोह का चार्ज, सेडिशन का चार्ज बेसिकली किस आईपीसी की किस सेक्शन के तहत लगाया जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए सेक्शन 124A। सेक्शन 124A कुछ नहीं है, सेक्शन 124A को ही हम लोग सेडिशन लॉ के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, तो सेक्शन 124 के अंदर ये देख रहे हो 2016 से 2019 के बीच में जो इतने भी केसेस फाइल हुए, वो बढ़ गए कितने परसेंट से? वो बढ़ गए 160% से, 160% से यहाँ पर ये केसेस बढ़ गए। लेकिन आप देखो उसके बाद क्या लिखा है, वाइल द रेट ऑफ कन्विक्शन ड्रॉप टू 3.3% इन 2019 फ्रॉम 33.3% इन 2016, अकॉर्डिंग टू whom? According to National Crime Record Bureau, according to National Crime Record Bureau। तो यहां पर दो पिछले 3 सालों में 160% सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, ज्यादा पुराने ईयर्स के मुकाबले, और 2019 में मात्र 3.3% कन्विक्शन हुई जितनों पे चार्ज लगा। 2016 में एटलीस्ट ये कन्विक्शन परसेंटेज 33.3% थी। तो व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स क्लियरली दैट सेडिशन लॉ मिसयूज जो है वो अपने चरम पे। यहाँ पर सेडिशन का बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंटली मिसयूज किया जा रहा है, और इस वजह से देखा जा रहा है हमारे यहाँ पे कि कन्विक्शन रेट ड्रास्टिकली घट गई है यार, और सेडिशन के चार्जेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट घट गया है। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर साफ साफ मिसयूज चल रहा है सेडिशन लॉ का अच्छे खासे मात्रा में। अब यहाँ पे आप एक और फैक्ट देख सकते हैं, देखो कितना ड्रास्टिक ये डाटा है। आउट ऑफ 96 suspects arrested under the charges of sedition in 2019, only 2 men have been convicted and no woman has been convicted. How? Please try to understand the seriousness of the issue। 96 सस्पेक्ट्स में से केवल 2 मैन कन्विक्ट हुए हैं, बाकी कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, वुमेन तो 0 कन्विक्ट हुई। ठीक है, next point, another important difference is in the age profiles of those arrested। most number of arrested under sedition charges in 2019 were in 18 to 30 age group, very important, 18 to 30 एज ग्रुप, यानी कि इस एज में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है सेडिशन लॉ के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जिस स्टेट ने यहाँ पर इस लॉ का यूज किया है उसमें कर्नाटक आता है। कर्नाटक ने 2019 में 22 गिरफ्तारी करी सेडिशन लॉ के अंदर, फिर असम आता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर आता है, और फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ये तो 2019 के डाटा थे। उत्तर प्रदेश में 2020-21 में ये इंटेंसिटी बढ़ी है आपका। सो यहां पर देख रहे हो आप कि जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट जहां पे टेररिज्म की समस्या है, वहां पे सेडिशन के चार्जेस 11 है, लेकिन कर्नाटक जो कि किसी भी तरीके का इंसर्जेंसी यहाँ पे देखा नहीं जाता है बहुत हद तक, वहां पे यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है 22। यहाँ पे कर्नाटक में सेसेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में फिर भी गिरफ्तारी हुई है 22। ठीक है,
और वेस्ट बंगाल में भी ये डेफिनेटली लगा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीआरबी सेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड द डाटा फॉर 2019। तो ये बात भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, बस अपना पर्सपेक्टिव ओपिनियन बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चलता चला जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक ये कॉलम है, ये ग्राफ है एक बेसिकली, उसमें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है सेडिशन के अंदर। 18 से 30 एज ग्रुप में 54 मेल गिरफ्तार हुए हैं और केवल एक फीमेल गिरफ्तार हुई है। 30 से 45 की एज में 33 मेल गिरफ्तार हुए हैं, 0 फीमेल। और 45 से 60 की एज में 8 मेल गिरफ्तार हुए हैं, 0 यहाँ पर ये। अब जितने भी गिरफ्तारी हुई है ये 96 आंकड़ा है, कन्विक्टेड कितने हुए हैं? केवल कन्विक्टेड केवल 2 हुए हैं बस, ठीक है। बाकी ये सब डाटा आपको मैं बता चुका हूं कि 160% से इंक्रीज हो गया है, 33.3% से कन्विक्शन 3.3% पे आ चुका है आपका। अब यहाँ पर नेक्स्ट और आर्टिकल हमारा ये कहता है कि ड्यूरिंग द एंटी सीए प्रोटेस्ट लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस हैड इन्वॉल्व्ड सेडिशन अगेंस्ट सेवरल पर्संस, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 यंग मुस्लिम वुमेन वगैरह वगैरह। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब पुरानी बातें हो गई, ठीक है, इसमें हम लोग जाएंगे नहीं। बाकी मैं आपको समझाता हूँ और कि क्या इश्यू है क्या नहीं, और इसी को टॉपिक को हम समझते हैं, इस सेडिशन लॉ की इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक और न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो वो न्यूज भी देख लेते हैं हम लोग, करंट अफेयर का ही न्यूज है वो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डाटा समझ में आया आप सभी को? इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या आप सभी को? अभी तो मैं टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक डिस्कस करना, बस मैंने ये आर्टिकल पढ़वाया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक आर्टिकल मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, सो एक सेकंड देंगे आप बस मुझे, ठीक है। अब ये न्यूज है, आप कहोगे कि टॉपिक में क्यों लेकर के आया हूं, ठीक है, क्या करंट अफेयर से कितना लेना देना है इसका। सो ये न्यूज अब देखो, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है। ये न्यूज देखो आप कब का है, न्यूज है भाई 31 मई 2021 का, है ना। तो ज्यादा नहीं, 10 दिन पुराना भी न्यूज नहीं है ना। तो इस वजह से यहां पर देखो, जो मैंने अभी आपके साथ केस शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि टाइम टू सेट लिमिट्स ऑफ सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट गिव रिलीफ टू तेलुगु चैनल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि तेलुगु चैनल्स के ऊपर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, आंध्रा पुलिस ने यहां पर सेडिशन का चार्ज लगाया था, वहां पे सीएम के खिलाफ कुछ न्यूज वगैरह दिखाने के बाद। तो उनके ऊपर जब ये चार्ज लगा तो ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सेडिशन लॉ के ऊपर। इन्होंने क्या कहा है? टाइम टू सेट लिमिट्स ऑफ सेडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अब क्लियरली लग रहा है कि सेडिशन चार्जेस का यहाँ पर फ्रीक्वेंटली मिसयूज हो रहा है केवल और केवल, ठीक है, यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया इसमें कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट should not take any coercive steps against Telugu news channel TV5 and ABN Andhra Jyoti। यहाँ पर प्रोटेक्शन दी है इन न्यूज चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर जो चार्जेस लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट टुडे पुट होल्ड ऑन आंध्र प्रदेश एक्शन अगेंस्ट 2 TV channels and issue notice to the state government asserting it's time we define limits of sedition। we define लिमिट्स ऑफ सेडिशन। तो यहां पर कोर्ट ने देखो, जस्टिस चंद्रचूड़ है, अगर आप लॉ के फील्ड में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी को फॉलो करें ना करें, मेरे सबसे फेवरेट यहाँ पर जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। इनके आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते हैं, इतने लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं इनके, जस्टिस DY चंद्रचूड़ के। इनके पिताजी भी इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग जज थे आपके, जिनका नाम YV चंद्रचूड़ था। उनसे ज्यादा लंबे समय तक अभी तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज सर्व नहीं किया। तो उन्हीं के यहाँ पर सन है आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़। और शायद अभी ये जस्टिस रमन्ना के बाद नेक्स्ट आपके CJI शायद DY चंद्रचूड़ का नंबर है सीनियर मोस्ट जज के हिसाब से। तो इनके द्वारा काफी ज्यादा ऐतिहासिक फैसले अभी तक दिए गए हैं। अभी यहाँ पे जो सेंटर की जो वैक्सीन पॉलिसी है, उस वैक्सीन पॉलिसी को भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो उसके बाद आपने देखा कि अपोजिशन पार्टी कुछ ऐसा स्टेटमेंट कह रही है कि भाई ये तो कोर्ट ने प्रेशर बनाया तब जाकर के यूनिवर्सलाइजेशन वैक्सीन पॉलिसी आई। कोर्ट ने पूछा
कि 35,000 करोड़ जो वैक्सीन के लिए आपने अलॉट किया है उसका एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, तो उसके बाद वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। लेकिन यहाँ पे जो 3 जजेस की पैनल बैठी थी वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऊपर भी, उसका भी पार्ट थे आपके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उसका भी पार्ट थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो इन्होंने क्या कहा है कि द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक्ट ऑफ फाइलिंग सेडिशन केसेस अगेंस्ट द चैनल इज मफलिंग चैनल्स। इट्स द टाइम द कोर्ट डिफाइंड सेडिशन। इट्स द टाइम द कोर्ट डिफाइंड सेडिशन। जब फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो आप देखोगे कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मतलब हमेशा, चाहे वो गवर्नमेंट को लेकर के कितना भी बड़ा मामला हो, गवर्नमेंट से ज्यादा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देखा गया है कि ये फंडामेंटल राइट को मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा यहाँ पे पैरिटी देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में इनके मोस्ट ऑफ द फैसले रहते हैं। ऑल्दो मैं इनकी पर्सनल उस पर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर अपने टॉपिक पे रहते हैं हम लोग। तो इन्होंने कहा कि ये मफलिंग चैनल है, ये चैनल को उनके काम करने से रोकना है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये जो है अगर आप इस तरीके से इनके पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन को सप्रेस करोगे तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट में नहीं है। चैनल को आप काम करने दीजिए। और अब समय आ चुका है कि इतना ज्यादा इसका मिसयूज हो गया है कि अब कोर्ट को सेडिशन डिफाइन करना पड़ेगा, अगर सरकार ने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया तो। ठीक है, सो यहाँ पर जस्टिस यहाँ पर देखो, एट अ सेपरेट हियरिंग ऑन कोविड वैक्सीनेशन द वर्ड सेडिशन केम अप अगेन इन अ कॉस्टिक रिमार्क बाय जस्टिस चंद्रचूड़. Justice L. Nageshwar Rao noted that picture of a dead body being picked up and thrown in a river were seen on a TV yesterday. NDTV has shown the shocking visuals of the body apparently of being flung into the river by relatives. ये जो यूपी में मामला हुआ था उस पर बात हुई थी, तो उसमें देखो, इसमें देखो जज ने क्या कमेंट किया है. जस्टिस चंद्रचूड़ said, yes, there was a picture of body being lifted and thrown into river. I do not know whether complaint of sedition filed against the news channel for showing it. पढ़ो इस लाइन को दोबारा से. Justice Chandrachud said, yes, there was a picture of body being lifted and thrown into river. I do not know whether complaint of sedition filed against the news channel for showing it. किसके ऊपर कमेंट है ये? इनडायरेक्टली. ये इनडायरेक्टली कमेंट है यूपी गवर्नमेंट के ऊपर. एक सार्केस्टिक कमेंट है कि जिस तरीके से यहाँ पर सेडिशन का यूज इस्तेमाल हुआ है कोविड पीरियड के दौरान भी, उसी के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पर सार्केस्टिक कमेंट किया गया है कोर्ट के इस कन्वर्सेशन में. जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस चंद्रचूड़ के बीच में ये कन्वर्सेशन थी आपकी. और फिर उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश टीवी का मामला तो आ गया हमारे सामने. तो आप इस टॉपिक की इंटेंसिटी समझ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल के हिसाब से भी, लीगल एंगल के हिसाब से भी, और सोसाइटी को ही कितना अफेक्ट कर रहा है उस हिसाब से भी. तो अब हमने जब करंट कंटेक्स्ट समझ लिया कि इस टॉपिक को हम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, कितना करंट अफेयर है ये, और क्या एक ऐसा ये करंट अफेयर है कि एक दिन आया और न्यूज से गायब हो गया फिर ये नहीं आया. नहीं, एक ये ऐसा न्यूज है जो कंटिन्यूअसली पूरे साल आपका न्यूज में बना रहता है, और इसलिए सेडिशन लॉ का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई होप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को अब आप समझ पाए. अगर इतना टॉपिक क्लियर है तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, सेडिशन लॉ को. क्लियर है इतना? स्टार्ट करें हम लोग टॉपिक. आर्टिकल समझ में आया आपको दोनों? डन एवरीवन, राइट? तो अब इसको समझना चालू करते हैं हम लोग सेडिशन लॉ को, कि क्या है सेडिशन लॉ भाई और क्यों है सेडिशन लॉ. ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बात करूंगा सेडिशन लॉ के ऊपर, तो ये कॉलोनियल लीगेसी है. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक प्रकार का ये कॉलोनियल लीगेसी है. ठीक है, ये एक प्रकार का कॉलोनियल लीगेसी है. इसको कब लाया गया था? बेसिकली इसको लाया गया था, देखो अपना आईपीसी कब आया था? अपना इंडियन पैनल कोड आया था 1860 में. इंडियन पैनल कोड केम इन 1860 सबसे पहले. ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ पे इंडियन पैनल कोड के बारे में. लेकिन इंडियन पैनल कोड जब 1860 में आया तो उस समय पर ये लॉ इसका पार्ट नहीं था. ये लॉ इसका पार्ट नहीं था. तो ये लॉ इसका कब पार्ट बना? तो सेक्शन 124 है, जैसे इसी को हम लोग कहते हैं सेडिशन लॉ. ध्यान रखना, ये सब बातें लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूं अभी. तो सेक्शन 124A इसी को कहते हैं, आईपीसी की धारा सेक्शन 124A को कहा जाता है सेडिशन लॉ. तो सेक्शन 124A इस आईपीसी की धारा में कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया, वॉज इंसर्टेड इन
was inserted in 1970. Sorry, was inserted in 1870. तो ये सेडिशन लॉ को मैंने इसलिए कहा कॉलोनियल लेगेसी, क्योंकि भाई देखो ये सेडिशन लॉ आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में कब से है? इंडियन पैनल कोड में 1870 से ही ये बना हुआ है। अंग्रेज चले गए पर यहाँ पर उनका ये कानून अभी भी रह गया, और ये कानून अभी भी यहाँ पर लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, देखो उन्होंने क्यों लेके आए थे लॉ, उनकी रैशनैलिटी समझो, वो क्यों लेकर के आए थे लॉ, और उन्होंने इस लॉ को पहली बार जगह दी ही क्यों? सबसे पहली बात तो देखो, गवर्नमेंट उस समय पर जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को चाहिए था केवल और केवल गुड ओपिनियंस। गवर्नमेंट वांटेड ओनली गुड ओपिनियंस, दे डू नॉट वांटेड बैड ओपिनियंस। व्हाई? बिकॉज they came to India to fulfill their economic interest, and to fulfill their economic interest they were going to any extent to suppress the Indians, right? भारत को अंग्रेजी हुकूमत का ताज कहा जाता था, इंडिया को क्वीन का क्राउन कहा जाता था, कि इंडिया इज लाइक अ क्राउन फॉर द क्वीन, राइट? तो वहां पर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स था वेल्थ जनरेशन का इंग्लैंड के लिए, दुनिया भर में वॉर लड़ने के लिए, अपने सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए, और साथ ही साथ नई कॉलोनी में इन्वेड करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंडिया से बहुत अच्छा खासा मिलता था, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स के साथ पैसा मिलता था, टैक्स फ्री ट्रेड करते थे ये लोग, और सारा वेल्थ जो क्रिएट करते थे इंडिया में उसको ले जाते थे बाहर इन्वेस्ट करने। सो इंडिया वाज लाइक अ क्राउन फॉर क्वीन इन दिस सेंस, एंड इंडिया वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। So government do not wanted to loosen its hold on such imperial colony which was satisfying the larger interest of Britishers, right? So अब अगर उनको ऐसे कॉलोनी पे अगर रूल करना है तो ऐसे कॉलोनी में उनको फिस्ट हैंड से रूल करना पड़ेगा, मजबूती से रूल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ढिलाई छोड़ी तो भाई हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसे में जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का जब रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ये रिवॉल्यूशन ने पूरे अंग्रेजों की हुकूमत को हिला के रख दिया था, है ना? उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का रिवॉल्यूशन होगा हमारे रूल के अगेंस्ट। तो उन्होंने स्लोली एंड स्टेडली, उन्होंने टाइम से ऐसे लॉ लाते चले गए जिसके माध्यम से वो इस इंटेंसिटी का रिवॉल्यूशन पनपने ही ना दे, इस इंटेंसिटी का रिवॉल्यूशन होने ही ना दे। और इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही कोई ओपिनियन अंग्रेजों के खिलाफ बनती है उसको वहीं पे सप्रेस कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट वांटेड ओनली गुड ओपिनियंस, गवर्नमेंट डू नॉट वांटेड बैड ओपिनियंस एट दैट टाइम, बिकॉज बैड ओपिनियंस मे लीड टू इनस्टेबिलिटी एट दैट टाइम, एंड सच बैड ओपिनियंस मस्ट बी चेक्ड बाय द ब्रिटिशर्स so that government do not face any kind of instability. Government should remain stable for longer period to fulfill its interest. So that's why government wanted to check bad opinions of the people of that era. So that's why Britishers introduced this section 124A in Indian Penal Code. So this was the starting of this sedition law. That's how this law was introduced, and that was the intention behind introduction of this law. Now, was this law used in that time period? Yes, definitely. बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके खिलाफ ये आपका लॉ जो है वो इस्तेमाल किया गया। This law was used against personalities like कितने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज के खिलाफ ये लॉ यूज हुआ है? तो भाई अगेंस्ट पर्सनैलिटीज लाइक M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके खिलाफ ये लॉ का इस्तेमाल हुआ है, और इनके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप लगा था। वहीं इनके ऊपर जब महात्मा गांधी के ऊपर जब ये देशद्रोह का चार्ज लगा था, तो वहीं पर उन्होंने कहा था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का जो मैं चाहता हूं कि आप सुने। महात्मा गांधी का कहना था कि मैं जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। गवर्नमेंट क्योंकि मेरे कंट्री के लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, है ना? तो आप मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कंट्री के इंटरेस्ट के लिए इस राजतंत्र पे, इस राज सिस्टम पे जो आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग चल रही है, तो
मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं। और राजद्रोह करना देशद्रोह नहीं है। राजद्रोह करना देशद्रोह नहीं है। राजद्रोह के खिलाफ आवाज उठाना, राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाना, अगर वो देश के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है तो ये देश भक्ति है, ना कि देशद्रोही द्रोह कहेंगे आप मुझे इसके बदले। लेकिन अंग्रेजों के लिए तो देशद्रोह का मतलब ही यही था, सेडिशन का मतलब ही यही था कि भैया गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म मतलब सेडिशन। महात्मा गांधी इससे एग्री नहीं कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगा। महात्मा गांधी के साथ साथ फिर और बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटी में बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। इन्होंने भी उस समय पर जो बंगाल के अनुशीलन समिति थी उस समय पर काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। तो उस समय पर बाल गंगाधर तिलक ने भी यहाँ पर उनको किसी प्रकार से उनके एक्शन को अपने न्यूज़पेपर में, अपने जर्नल में उनको सपोर्ट दिया था बेसिकली। तो वहां पर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी देशद्रोह का चार्ज लगा दिया और 1908 से 1915 तक इनको जेल भेज दिया। फिर उसके बाद बात करें तो जोगेंद्र चंद्र बोस, जोगेंद्र चंद्र बोस भी एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे और इन्होंने भी एज ऑफ कंसेंट बिल आया था उस समय पर, जिसमें महिलाओं की, गर्ल्स की शादी करने की एज बढ़ाई जा रही थी। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई अपने न्यूज़पेपर में ये इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ है, आप हमारे ट्रेडिशन को सप्रेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने जब अपने न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स लिखे तो इनके ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगाया गया। तो कॉलोनियल लिगेसी है ये, और 1870 से ये भारतीय कानून का पार्ट बना हुआ है सेडिशन लॉ, और तब से लेकर के अब तक यहाँ पर बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज के खिलाफ ये इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट आप मैं चाहता हूं कि लिख लें, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं आगे की बात करूंगा और आऊंगा बताऊंगा कि ये लॉ है क्या बेसिकली। डन एवरीवन? कंफर्म कीजिएगा भाई इसको। ठीक है, वॉज अगेंस्ट पर्सनैलिटीज लिखा है भाई, वॉज अगेंस्ट पर्सनैलिटीज लाइक एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जोगेंद्र चंद्र बोस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। ये तीनों पॉइंट आई होप लिख लिया होगा आप सबने। तो सबसे पहली बात अब हम देखेंगे कि ये कानून कहता क्या है। ये तो मैंने हिस्ट्री समझा दिया आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दिया। अब देखते हैं कि सेक्शन 124A ऑफ जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, ये कहता क्या है। ठीक है, तो जैसा ये कहता है एज इट इज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, ये डिफाइन करता है सेडिशन को, इसको लिखेंगे आप मेरे साथ। इट डिफाइन सेडिशन एज, इट डिफाइन सेडिशन एज एन, इट डिफाइन सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन, व्हेन एनी पर्सन, अब यहां पर याद रखेंगे जो मैं टर्म्स लिख रहा हूं, व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स, मतलब बोल करके कुछ, बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन, या तो बोल करके या तो लिख करके। तो यानी कि बोल करके, लिख करके। बोल, अगर हम और आप फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं तो वो भी अपना सेडिशन में काउंट हो सकता है, और बोल रहे हैं अगर किसी भाषण में रैली दे रहे हैं तो वो भी काउंट हो सकता है। कैसे काउंट होगा वो अभी हम देखेंगे। और बाई साइंस, और बाई साइंस कुछ संकेत दे करके, और बाई, और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन। इसी से समझ लो कि कार्टूनिस्ट के खिलाफ क्यों लगता है केस, क्योंकि वो क्या करते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। और अदरवाइज, और अदरवाइज, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड, हेट्रेड और कंटेम्प्ट। ध्यान रखना, ये इसका भाषा 1870 की लैंग्वेज है, इस लॉ की लैंग्वेज, अभी की लैंग्वेज नहीं है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ 1870 से, ध्यान रखिएगा। सो अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स, और एक्साइट्स, और अटेम्प्ट टू एक्साइट, और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, कैपिटल में लिख रहा हूं मैं यहां पर, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स कंट्री नहीं लिखा है यहां पर। कंट्री लिखा रहता तो एक बार को मान लेते हम लोग, लेकिन टुवर्ड्स होम,
towards government established by law in India, established by law in India। ये है अपना सेडिशन कानून, जिसका व्याख्या किया गया है सेक्शन 124 ए की धारा में। देखो, अगर क्या क्या काउंट हो सकता है इसमें काउंट हो सकता है अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, कोई साइंस दिखाते हैं हम लोग, किसी प्रकार का विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या कुछ भी और मेथड जिसके माध्यम से हेट्रेड फैलाया जा रहा हो, या कंटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही हो, या किसी को उकसाने का कोशिश किया जा रहा हो, या ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा हो कि जिससे इन सभी एक्शन से अगर गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन बढ़ती है, तो ऐसे एक्शन को काउंट किया जाएगा सेडिशन के अंदर। यही कहता है हमारा धारा 124 ए। तो यानी कि सेडिशन का मतलब देशद्रोह तो है ही नहीं है, कंट्री तो है ही नहीं है ना। यहाँ पर वर्ड यूज, यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना किसी भी एक्शन से अमाउंट्स टू सेडिशन इन इंडिया। और यही इस वजह से गवर्नमेंट को लिखा गया है, क्योंकि अब आप सोच लो 1870 में लॉ आया था, तो ब्रिटिश क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसके खिलाफ लोग आवाज ना उठाएं। तब से लेकर के लॉ की लैंग्वेज अब तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और ओरिजिनल लैंग्वेज में ये कहता है हमारा लॉ सेक्शन 124 ए। जल्दी से लिखिए इसे, तब मैं आपको बताऊं कि पनिशमेंट क्या है। अगर ये किसी के ऊपर लग गया तो क्या पनिशमेंट लगेगा, उस पार्ट को समझते हैं हम लोग। तो इस पर लिखो जरा सा जल्दी से, डन लिख देना अगर हो जाए तो। जल्दी लिखिए, सभी लोग लिख दिया करो भाई एक बार, डन है ना, शर्मा मत करो। 4 अक्षर लिखने हैं आपको, डन। और आपकी जनरेशन की तो जितनी टाइपिंग स्पीड है उससे तो मैं वाकिफ हूँ। 250 शब्द आप व्हाट्सएप पे जिस स्पीड पे लिख सकते हैं वो उसमें तो पता ही है हमें सबको। बहुत बढ़िया, एक नंबर। बस इसी स्पीड से डन लिख दिया करो ताकि कंफर्म हो जाए कि मैक्सिमम लोगों का हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि इस लॉ, ये लॉ कहता क्या है। अगर किसी पे अगर ये लग गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस लॉ के। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ पनिशमेंट, ठीक है। तो किसी पे अगर ये धारा लग गई, 124 ए की धारा लग गई, देखो भाई किस किस केस में लग सकती है, वो केस मैंने आपको समझा दिया। आपके ऊपर भी लग सकती है। नो, अगर आप फेसबुक पे कुछ ज्यादा ही ओपनली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और आपका जो यहाँ पर स्टेटस है वो जरूरत से ज्यादा शेयर कर दिया लोगों ने, क्योंकि लोग आपसे इंप्रेस हो गए, तो गवर्नमेंट को लगा कि अरे भाई ये कौन सा इंटेलेक्चुअल आ गया मार्केट में, इससे निपटना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपका स्टेटमेंट गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर सकता है, तो भैया आपके ऊपर भी सेडिशन लग सकता है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसलिए इनको बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करने की जरूरत है। अपने ओपिनियन को बहुत ही समझदारी के साथ एक्सप्रेस करने की जरूरत है हमें, ना कि रैंडमली हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत है, अगर हम किसी प्रकार के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते तो भाई देखो क्या पनिशमेंट है। सबसे बड़ी पनिशमेंट तो ये है कि अगर आपके ऊपर अगर ये लगा, तो सबसे पहली बात ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसका चार्ज लगने के बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। दूसरी बात, यहां पर अगर ये लगा और अगर ये प्रूव हो गया, तो प्रूव होने के बाद इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिनिमम कितनी है? मिनिमम 3 साल तक, और मैक्सिमम तो भैया लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पर। तीसरी बात, यहां पे अगर ये किसी पे लगा जिसके ऊपर भी ये चार्ज लगा है, पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ, person charged under this law, charged under this law is barred from what? गवर्नमेंट जॉब। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हिस्सा नहीं ले सकते अगर आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है तो। दूसरी बात, आपको जिसके ऊपर भी ये लगा है, आपका पासपोर्ट छुड़ा लिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप देश से तो बाहर जा ही ना पाए। पर क्योंकि आप बाहर जाकर के भी कुछ ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं
जो इनस्टेबिलिटी प्रमोट कर सकती है, इनस्टेबिलिटी कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो पर्सन हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, देयर पासपोर्ट, ठीक है, एंड must produce themselves and must produce themselves and must produce themselves in court, in court at all times, at all times as and when required। जब भी कोर्ट बुलाए आपको हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है, एक बार अगर आपके ऊपर ये चार्ज लग गया है तो। सो ये सारे पनिशमेंट है, कुछ पेनल्टी भी है, फाइन वगैरह भी है, लेकिन अपन उस अमाउंट में नहीं जा रहे। पेनल्टी भी लग सकती है आपके ऊपर यहाँ पर। सो यहाँ पर इस तरीके से ये हार्श पनिशमेंट का रूल है इस सेडिशन लॉ के अंतर्गत, राइट। और ये सारा पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, ये इस लॉ के फीचर्स हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है इट्स अ वेलेबल ऑफेंस और इट इज नॉन वेलेबल ऑफेंस, देन यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज कंप्लीटली नॉन वेलेबल ऑफेंस एंड द इम्प्रिजमेंट अराउंड दिस लॉ is around 3 years to life imprisonment, and person charged under this law is barred from any government job। कन्विक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि हर क्रिटिसिज्म, ऐसा थोड़ी ना कि देश में क्रिटिसिज्म करना मना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं काम से खुश नहीं हूं, मैं कोविड की हैंडलिंग से खुश नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या मेरे ऊपर सेडिशन लगा देंगे? तो फिर डेमोक्रेसी में जब तक मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, गवर्नमेंट तो फिर रही कहाँ डेमोक्रेसी? फिर तो चाइना बन गया ना, इंडिया रहा कहाँ? फिर चाइना बन गया फिर तो नया ही। अभी आते हैं उस कन्विक्शन रेट के ऊपर, क्या है क्या नहीं है। ये पनिशमेंट अगर लिख लिया तो यहाँ पर इज देयर एनी एज लिमिट? कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पर बेसिकली। अगर आप 18 ईयर से ऊपर है भाई तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर सेडिशन के अंतर्गत। क्या दिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ग्राफ में, सबसे ज्यादा किसके ऊपर चार्ज लगा है, कौन से एज ग्रुप के ऊपर? 18 से 30 वालों के एज ग्रुप के ऊपर, अभी अपन ने देखा था ना। सो 18 से 30 एज ग्रुप जो है ये सबसे ज्यादा इन्हीं में मतलब उत्साह रहता है ना। क्रांति इन्हीं को आती है सबसे ज्यादा, रिवॉल्यूशन की टेंडेंसी इन्हीं में सबसे ज्यादा होती है, राइट। सो ये इसलिए यहाँ पर जो है ये एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है यहाँ पर। चलो ये अगर लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूंगा। डन एवरीवन? हो गया तो डन लिखो जल्दी से। ठीक है, सेडिशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है भाई, सेडिशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लिख लो यहाँ पर, लिखो लिखो प्रसून, जल्दी लिखो, आगे डिस्कस करें फिर हम लोग। सो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इट इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन बताएगा क्या मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि आपको बिना वारंट के साथ भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, सो दैट ऑफेंस इज नोन एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यस, सेडिशन इज डेफिनेटली कॉग्निजेबल ऑफेंस। डन नाउ? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, आगे के पॉइंट डिस्कशन करते हैं। सो ये अपन ने समझ ली पनिशमेंट और ये समझ लिया अपन ने लॉ। अब सबसे पहली बात, अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, देयर इज टाइम टू लिमिट द सेडिशन या देयर इज टाइम टू डिफाइन द सेडिशन। सबसे पहली बात, बहुत सारे वर्ग जो हैं, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो तो ये कहते हैं कि इसको खत्म ही करो। तो पहला एक ओपिनियन अपन समझ लेते हैं कि व्हाई द लॉ शुड बी रिपील्ड, इसको खत्म क्यों किया जाना चाहिए, व्हाई द लॉ शुड बी रिपील्ड, ठीक है। तो बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है, एम लक्ष्मीकांत की बुक में ये सब बातें एकदम क्लियरली लिखी हुई हैं। तो उसी को एज अ सोर्स मैं आपको बता रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था, जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट clarified what he has clarified that the related panel provision, that the related panel provision of section 124A, panel provision of section 124A, ये जवाहरलाल नेहरू का कहना है,
वॉज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। इनका कहना है कि लॉ भाई बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, और ये ऑब्नॉक्शियस भी है। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट, तो ये ऑब्नॉक्शियस भी है। एंड सूनर वी गेट रिड ऑफ इट, एंड सूनर वी गेट रिड ऑफ इट बेटर इट विल बी। ये कहना था भाई अपने पंडित नेहरू का। अब भले ही ये रह गए 10 साल से ज्यादा आपके आसपास, ये अपने प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इनके कार्यकाल में तो सेडिशन लॉ को छेड़ा भी नहीं गया। पर इनके ये व्यूज थे कि यहाँ पर सेक्शन 124A ऑब्जेक्शनेबल है, वॉज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्नॉक्शियस है, और जितनी जल्दी इससे हम छुटकारा पालें उतना ही बढ़िया होगा। ये कहना था भारत के पहले प्रधानमंत्री का इस सेडिशन लॉ को लेकर के। क्या रीजंस थे जो उनके विचार ऐसे थे, और बाकियों के विचार ऐसे क्यों हैं सेडिशन लॉ को हटाने को लेकर के, उसके पीछे का कुछ तर्क हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तर्क है भाई कि इस लॉ की डेफिनेशन बहुत वेग है। इस लॉ की डेफिनेशन बहुत वेग है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर होना। क्या है लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर कि अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि सेकेंड वेव की मिसहैंडलिंग हुई, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स टाइम से तैयार कर लिए जाते, ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर कर ली जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेटर ध्यान दिया जाता, तो ये डेथ रोकी जा सकती थी। और ये जो डेथ नहीं रोकी गई, तो इस मिसहैंडलिंग के पीछे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अगर मैं ये कह रहा हूं बात, तो इसमें कुछ गलत बात है क्या? अगर मैं ये इस तरीके से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो इस ओपिनियन में कुछ गलती है क्या? आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल, कुछ गलत है इसमें? नहीं है। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट के खिलाफ है? क्या ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है? क्या ये गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म है, राइट। और क्या ये गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन भी क्रिएट कर सकता है? लोगों के बीच में गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव ओपिनियन बना सकता है। पर क्या मेरा राइट नहीं है गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म का? अगर गवर्नमेंट मेरे लिए ढंग से काम नहीं कर रही, तो क्या मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकता क्या गवर्नमेंट की? कर सकता हूं। लेकिन इस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बेसिस पे भी, जो मैंने क्रिटिसिज्म करी है कंस्ट्रक्टिव, इसके बेसिस पे भी क्या सरकार सेक्शन 124A का यूज कर सकती है, इस ये कह के कि भैया आप तो डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हो? लॉ तो यही कह रहा है ना। लॉ तो नहीं कह रहा ना कि डिसअफेक्शन किस कंडीशन में, किस प्रकार का डिसअफेक्शन, कुछ बता रहा है? नहीं। वो तो केवल इतना कह रहा है ना लॉ कि आप अगर डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हो तो हम ये लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, डिसअफेक्शन का यहां पर जो यूज है वो नैरो है कि बहुत ब्रॉड है, अनलिमिटेड है? It can be used in case of any kind of criticism of government then, right? It can be used in any kind of criticism of government then. तो अगर ये एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म का आएगा हम लोग, तो फिर भाई कल को ये अपोजिशन पार्टी को भी गिरफ्तार कर ले। अपोजिशन पार्टी का तो काम ही होता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, और अपोजिशन पार्टी को भी गिरफ्तार करने लग जाए ऐसे, तो भाई फिर इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी कहाँ? ये तो डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट है। डू गेट माय पॉइंट? तो सबसे पहली बात, क्या डिसअफेक्शन क्लियरली डिफाइंड है? नहीं, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो भाई इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस लॉ की कि इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन काफी वेग है। पहला पॉइंट समझ में आया अभी हमें। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इस सेडिशन लॉ को लेकर के, तो कौन लेकर के आया था सेडिशन? ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, है ना, वही लेकर के आए थे ये। ब्रिटिशर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। बट दे themselves scrapped it in 2009। उन्होंने अपने यहाँ पे 2009 में इस सेडिशन लॉ को हटा दिया, और जो लॉ वो हमें दे के गए थे उसका इस्तेमाल हमारे लीडर्स, हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आज तक कर रही है। उन्होंने खुद हटा दिया अपने देश से।
हमारे देश में आज भी चल रही है। और 2019 में राज्यसभा में सरकार ने शायद रिटर्न में दिया था कि हम सेडिशन लॉ को हटाने के ऊपर कोई भी फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं। सेडिशन लॉ इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। पर जिन्होंने ये सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने अपने यहां पर इसे हटा दिया। तीसरी बात ये जो लॉ है इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ what? It is against the concept of what? It is against the concept of, सबसे पहली बात, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू क्रिटिसाइज का, क्योंकि हमारे पास है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म भी तो एक प्रकार से एक्सप्रेस करना ही है, सरकार से सवाल पूछना भी तो एक प्रकार से एक्सप्रेस करना ही है अपने आप को। और हर 5 साल के बाद सरकार चेंज करना ये भी तो हमारा राइट ही है भाई, ठीक है, हमारे पास ये सारा राइट है, ठीक है। सो व्हेन यू आर सफोकेटिंग, आप सेडिशन लॉ का इस्तेमाल जब आप हमारे इस राइट को सप्रेस करने में कहते हो, सो ये आप वायलेशन करते हो मेरे सिविल राइट्स का भी और आप वायलेशन करते हो मेरे फंडामेंटल राइट्स का भी। तो यहां पर इट इज वायलेशन ऑफ civil rights and fundamental rights also। जैसे वोट डालना है ना, और सरकार के खिलाफ रैलियां करना, ओपिनियन देना, ये मेरे सब सिविल राइट है और फंडामेंटल राइट भी है। सो इट इज वायलेशन ऑफ सिविल राइट एंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है चौथा, क्यों हटना चाहिए? क्योंकि भाई एनसीआरबी डाटा को पकड़ लो तुम, जो तुम्हें मैंने आर्टिकल के शुरुआत में दिखाया, नेशनल क्राइम रिलीज जो आपका डिपार्टमेंट है एनसीआरबी, ठीक है, एज पर एनसीआरबी डाटा कन्वेक्शन कितना है? कन्विक्शन इज ओनली अराउंड 3.3%। so it indicates there is high misuse of this law, right? so ये 4 फैक्टर अगर मैं कंसीडर करूं आपके सामने, तो मुझे बताओ क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है आपको कन्विंस करने के लिए कि सेडिशन लॉ हटना चाहिए? Are these factors enough to convince you that we should scrap sedition law? चलो एक और मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूं, हमारे पास अदर प्रोविजंस भी हैं। जैसे हमारे पास एक एक्ट है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। प्रोविजंस इन यूपीए एंड आईपीसी, इंडियन पैनल कोड की जो धारा है, हैव स्कोप टू टैकल seditious activity, have scope to tackle seditious activity। अगर कुछ ऐसे सेडिशन वाले एक्टिविटी होते भी हैं तो उसको टैकल करने के लिए यूएपीए लॉ और आईपीसी लॉ में बातें लिखी हुई हैं पहले से भी ऑलरेडी। सो इफ देयर इज ऑल्टरनेटिव लॉ, then what is the need of sedition law? Then what is need of sedition law? भाई बात समझ में आ पाई आपको? फिर जरूरत क्या है सेडिशन लॉ की जब है यहाँ पे? तो डू यू गेट माय पॉइंट? सो ये आप 5वां आर्गुमेंट कंसीडर कर सकते हो कि क्यों सेडिशन लॉ हटना चाहिए। सो इन 5 फैक्टर की वजह से हम लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सेडिशन लॉ को रिमूव कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये क्यों चल रही है बहस, उस बहस के पीछे की रीजनिंग हमें समझ में आ गई, that why the law should be repealed, and we have the viewpoint of one of the most important prime minister here also, and you will understand that many judges have also commented on sedition law that it must be scrapped. Many bureaucrats, many NGOs have supported the abolishment of this law. They have continuously argued that these laws have become a tool of state machinery to curb the dissent.
which is not good for democracy spirit, which is not good in spirit of democracy, right? So these are the arguments that why this sedition law must be scrapped. What is written after rights and fund in third point? फंडामेंटल राइट लिखा है, फंडामेंटल राइट लिखा है, राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। लिखो इसको जल्दी से, फिर डल लिखो, तब मैं आपको फिर गवर्नमेंट का ओपिनियन बताऊं कि गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, वो खत्म क्यों नहीं करना चाहती फिर से। हो गया, सभी का हो गया, सभी लिखो जल्दी से। हाँ, फिफ्थ पॉइंट दिखा रहे हैं, लिखो फिफ्थ पॉइंट, लिखो जल्दी से, लिखो लिखो जल्दी से लिखो। देखो कुछ टॉपिक होते हैं एवरग्रीन टॉपिक, इन मैं हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर भी पढ़ो ना, तो एक मैं तुमको एप्टीट्यूड बताता हूँ, करंट अफेयर भी पढ़ो ना, तो उन टॉपिक को कभी मत छोड़ो जो एवरग्रीन टॉपिक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेंसेशन के पीछे मत भागो, सेंसेशनल न्यूज के पीछे मत भागो जो 2-4 दिन तक रहने वाली है न्यूज में, बस उन न्यूज के पीछे भागो जो अक्सर न्यूज में बनी रहती हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। तो एवरग्रीन टॉपिक जब आप कर लेते हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्रिपेयर्ड रहते हैं भाई। उस मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो हर साल न्यूज में रहते हैं, उसके अराउंड जो क्वेश्चन आएगा वो प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से ही, उसका बैकग्राउंड सब चीज प्रिपेयर्ड रहता है। सो करंट अफेयर में जिन करंट अफेयर को सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो टॉपिक्स होने चाहिए जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। आई होप you understand the rationality behind it, that what why I am saying it, है ना? So अब यहाँ पर next जो है हम समझेंगे कि what is the relevance of the law, what is the relevance of the law, मतलब government arguments, ठीक है, इस लॉ का इस्तेमाल क्या है, what is the relevance of the law, what is the relevance of the law। देखो भाई, सबसे पहली बात, आप कहते हो कि आर्टिकल 19 का 1 आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, है ना? और कई सारे, वैष्णवी डाउट आप पूछ लेना, लास्ट में पूछ लेना, मैंने डाउट देखा नहीं आपका क्या डाउट था, और रुको थोड़ा सा, लास्ट में पूछ लेना, जाने से पहले जरूर पूछ लेना, ठीक है? सो आर्टिकल 19 का 1 क्या कहता है हमारा, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए या लिमिटेड होनी चाहिए? अगर आर्टिकल 19 का 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, तो आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 का 2 ये सरकार को पावर देता है, गिव्स गवर्नमेंट पावर टू इम्पोज व्हाट, टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बात करी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, मतलब भाई ये आपके फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड तो नहीं है, अनलिमिटेड आप इस राइट को प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, यही होगी बात यहाँ पर। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर सबसे पहली बात। तो किस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कर सकते? तो सबसे पहली बात, अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कारण, मैं बता रहा हूं क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कारण हमारे स्टेट की सिक्योरिटी, स्टेट का मतलब नेशन समझ लो यहाँ पर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा अगर पहुंचता है, तो फिर आपको ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से फ्रेंडली रिलेशन हमारे खराब होते हैं, किसके साथ? फॉरेन स्टेट के साथ। अगर ये खराब होते हैं तो भाई आपको नहीं करने दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक एग्जांपल मैं देता हूं, ऑलरेडी ऑल्दो यहाँ पर ये बेस बन सकता था, पर सरकार ने इस केस में किया कुछ नहीं। फ्रांस लेकर के आया था लॉ, क्या लॉ लेकर के आया था, मैं एक्चुअली लॉ भूल रहा हूं। फ्रांस में जब ये चार्ली हेब्डो वाला केस आया था, तो चार्ली हेब्डो वाले केस में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कह दिया था, इमैनुअल मैक्रोन ने, अच्छा इमैनुअल मैक्रोन से याद आया कि उनके साथ थोड़ी सी कल दुखद घटना हो गई है, उनको स्लैप कर दिया गया, ठीक है? उनको भीड़ में से एक आदमी ने, जो रॉयल्टी को सपोर्ट करता है, तो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता है, तो इस तरीके की थिंकिंग वाले एक आदमी ने उनको स्लैप कर दिया, ठीक है?
अब फ्रांस के प्रेसिडेंट को ये स्लैप किया गया है, तो बहुत दुखद घटना है। इट इज नॉट गुड थिंग, राइट। सो यहाँ पर फ्रांस जो है, चार्ली हेब्डो का जब ये केस आया था तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया था कि भाई हम तो प्रायोरिटी देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। रिलीजन आपका पर्सनल अफेयर है, आप इसे अपने तक लिमिटेड रखें, आप इसके माध्यम से किसी और का राइट छीनने की कोशिश ना करें। हम तो यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इस और उसके बाद भी फ्रांस के प्रेसिडेंट काफी और चीजों की वजह से भी न्यूज में रहे थे। तो आपको याद होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में क्या होने लगा था, प्रोटेस्ट होने लगा था। आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के फोटो के ऊपर चप्पल वगैरह ये सब भी चलाई गई थी, है ना। चप्पल वगैरह ये सब भी चलाई गई थी। तो ये सब जब हुआ था आपका, तो आप बताओ इंडिया की एक लार्ज पॉपुलेशन अगर इस तरीके से अपोज करती है तो क्या फ्रेंडली रिलेशन खराब होते हैं? क्या फ्रेंडली रिलेशन खराब होते हैं? बिल्कुल खराब होते हैं। अब ग्रुप, पूरे ग्रुप में जब ये एक्सरसाइज होती है तो सेडिशन लॉ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन कोई एक आध आदमी अगर ऐसे करता तो हो सकता था कि उसको गिरफ्तार करके सेडिशन लॉ लगा दिया जाता। तो ये दूसरा बेस बन जाता है। तीसरा बेस, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं, आपकी वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आप इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपने डिसेंसी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। डिसेंसी से कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या है? डिसेंसी से कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि मान लो आप आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है मूवीज के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। आप जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, देखो अमेरिकन मूवीज में न्यूडिटी अलाउड है ना, कंप्लीट न्यूडिटी अलाउड है। बट यहाँ पर इंडिया जैसे देश में लॉ है, वहां पर कंप्लीट न्यूडिटी रिफ्लेक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। हमारी सोसाइटी नहीं है उस चीज के लिए तैयार, और ना ही हमारी सोसाइटी इतनी हमारी सोसाइटी सेंसिटिव भी है इन मामलों में कुछ हद तक, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, बिकॉज ऑफ कल्चर, एक्स वाई जेड फैक्टर। ठीक है। आप आर्टिस्ट होने के नाते किसी गॉड को आप इनडिसेंट वे में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उनके पिक्चर गलत तरीके से बना रहे हो, तो भाई ये वायलेशन है। आप ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को। डिसेंसी के बाद अगला आता है मोरालिटी। मोरालिटी का इश्यू। मोरालिटी का इश्यू क्या है भाई? मोरालिटी का मतलब, अगर आप सोसाइटी का मोरल्स डाउनग्रेड कर रहे हो, अब ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, तो वहां पर भी आपका ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर आप कोर्ट को गाली देते हो, कोर्ट को, कोर्ट के फैसले में आप दखलंदाजी करते हो, उसको गाली देते हो, उसको मानने से मना करते हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से भी आपके ऊपर, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व किया जा सकता है। फिर आप किसी को डिफेम करते हो, बिना मतलब में किसी को गाली दे देते हो, सोशल मीडिया पे जाके आप कमेंट में लिखे आते हो कहीं पे एक्स वाई जेड चीज, भैया डिफेमेशन का चार्ज लगेगा सीधा, और आपके ऊपर केस हो सकता है। अनलिमिटेड नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ध्यान रखना। और डिफेमेशन के बाद आप कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो किसी को भड़काए, कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई ना कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो इन सब आधार के ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 का 2 ही, आर्टिकल 19 का 2 गवर्नमेंट को जब पावर देता है ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के, तो उसी का एक टूल है क्या अपना सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ आर्टिकल 19 के 2 को मेंटेन करता है, इसके स्पिरिट को मेंटेन करता है कि अगर आप इसमें से कुछ गलत कर रहे हो इस आधार पे, तो भैया सेडिशन लॉ लगेगा। क्या गलत है उसमें? ये कहना है गवर्नमेंट का। फर्स्ट आर्गुमेंट समझ में आई? पहली आर्गुमेंट, पब्लिक ऑर्डर का मतलब है कि स्टेबिलिटी समाज में, दंगे फसाद ना हो, लोग आपस में लड़ाई झगड़े ना कराओ आप, है ना। दो धर्मों के बीच में लड़ाई करके आप पब्लिक ऑर्डर ना बिगाड़ो। तो अब गवर्नमेंट को यहाँ पर फिर उनके पास राइट है कि वो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो भाई वो लगा सकते हैं आपके ऊपर सेडिशन। दूसरी बात, सेडिशन लॉ और क्यों इंपॉर्टेंट है? लिख लिया था ना सारा पॉइंट सभी ने? लिख लिया था सारा पॉइंट ये सब, राइट। चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई। अरे साथ साथ लिख लिया करो यार, एक एक वर्ड तो मैं लिख रहा हूँ, इसमें भी इतनी धीरे लिखते हो आप लोग। एक एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, और 10 मिनट समझा रहा हूँ, इतनी बात मैंने 10 मिनट समझाई होगी, 10 मिनट में तुम नहीं लिख पाए इसे?
डिसेंसी का मतलब वही है ना कि डिसेंसी का मतलब एक्शन डिसेंट होने चाहिए। अब जैसे मान लो कमेंट सेक्शन में से तुम में से कोई मुझे अब्यूज कर देता है क्योंकि मेरी बात तुम्हें बुरी लग जाती है, क्या तुम्हारे पास है ये राइट अब्यूज करने का? क्या ये राइट है तुम्हारे पास अब्यूज करने का कमेंट सेक्शन में? अगर मेरे को मेरे लीगल राइट्स ढंग से पता है तो तुम्हारा पूरा कैरियर के ऊपर यहाँ पर मैं एक्शन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बताओ जरा सा तुम समझ रहे हो? जिसको लॉ पता होते हैं ना, इसलिए लॉयर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, जिसको लॉ पता होते हैं ना वो सोसाइटी में आसपास के आदमियों को इसलिए चैन से नहीं रहने देता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो यहाँ पर जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस क्या है? इंसाइटमेंट टू ऑफेंस का मतलब ये है कि आप किसी को उकसा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मान लो आपसे एडवाइस लेने आए, एडवाइस लेने आए, कैसे एडवाइस लेना है? सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आपके रेलेवेंस के हिसाब से आपको शायद ये काम भी आ जाए। रिलीजियस ग्रुप नहीं, बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे आपने मान लो अपना एक दोस्त है बहुत बढ़िया, अपन एक्स नाम के व्यक्ति हैं, अपन एक्स नाम के व्यक्ति कॉलेज में गए और कॉलेज में जाते ही पढ़ाई लिखाई से अपन दूर हो गए, अपन आ गए रिलेशनशिप में, अपन आ गए रिलेशनशिप में। ठीक है, अपन आ गए अब रिलेशनशिप में। अब क्या हुआ, कुछ दिन तो बढ़िया चला सब, है ना, टाइम से पूछा गया खाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, सब टाइम से बराबर पूछा गया। कुछ दिन बाद इंटरेस्ट खत्म, है ना। अपन इतने अच्छे आदमी थे नहीं, अपन ने क्या किया, अपन ने कहा छोड़ो यार रिलेशनशिप चेंज करी जाए, बदला जाए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो वाई नाम की मोहतरमा थी, शी वॉज वेरी मच सीरियस, शी वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट द इश्यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि इसको सही तरीके से, मतलब हम लोग बातचीत कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको सुलझा सकते हैं, ये वो। ठीक है, तो आप क्या, आपने इनको एक तरीके से, मतलब इनको इमोशनल टॉर्चर करना चालू कर दिया, अब्यूज करना चालू कर दिया, है ना, कि मुझे शक्ल नहीं पसंद तुम्हारी, पहले थी अब नहीं है, ऐसी बातें कहना चालू कर दी, है ना। और आपने अपने दोस्त से भी सलाह लेने गए कि जेड से सलाह लेने की, बता मैं क्या कहूँ ये, और इन्होंने, इनको जब आपने इतना इमोशनल टॉर्चर किया तो इन्होंने आपसे कहा कि आई विल डू सुसाइड, समथिंग लाइक दैट, आई विल डू सुसाइड, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो, राइट। सो अब यहां पर इन्होंने कहा कि आई विल डू सुसाइड, आपने कहा कि अरे भाई आप, आपको थोड़ा सा डर लगा, आप गए यहाँ पे, इन्होंने कहा कि अरे तू बिंदास बोल, मर जाए क्या करना हमें। इन्होंने आपको ये सलाह दी, आपने इनको ये सलाह दी, इन्होंने सुसाइड कर लिया। बताओ जरा सा, जेल में जा सकते हो क्या? जेल में जा सकते हो क्या इस पूरे सिनेरियो में? क्या वाई जेड को जेल हो सकती है? क्या जेड को जेल हो सकती है? भैया लॉ है पूरा का पूरा इस रिगार्डिंग में एबेटमेंट टू सुसाइड का। आपने, जेड ने और एक्स ने, दोनों ने मिल करके यहां पर इंस्टिगेट किया है, यहां पर उकसाया है सुसाइड करने के लिए इस सिनेरियो में। डन एवरीवन? अगर आपने एक बार भी उनके व्यू पॉइंट से एग्री किया कि यस यू मस्ट डू सुसाइड, देन इट बिकम्स अ केस ऑफ अबेटमेंट। सेम इसी तरीके से आप भाई एक्स वाई जेड रिलीजियस ग्रुप में से किसी आदमी को भड़काते हो और कहते हो कि तुम्हें अपने धर्म को बचाना होगा, धर्म को बचाना होगा। देखो सवाल आने चालू हो गए, मुझे पता था ये कितना सीरियस इशू है, तो सवाल आने चालू हो गए कि व्हाट शुड वी डू। ठीक है, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप का। वाई यू मस्ट एंटर इनटू रिलेशनशिप रैंडमली भाई? कोई वो ये वो थोड़ी ना है, मतलब दिस रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। if you are not responsible then you should not enter into any kind of relationship, you should not do any kind of commitment. That's what integrity is all about, right? Then अगर आपने किसी रिलीजियस पर्सन को यहाँ पर कह दिया, भड़का दिया, उकसा दिया कि भैया तुम्हारे धर्म के खिलाफ तो बहुत अत्याचार हो रहा है, ये सब बातें हो रही हैं, वो जाकर के किसी दूसरे धर्म के आदमी को मारे आया, that is incitement to offense, that is incitement to offense। एक्स को होगी सिर्फ वाई जेड, ही वॉज ओनली इन्वॉल्व विद एक्स ना, तो जेड ने भी तो साथ में मिलकर उकसाया है। अब मान लो
ऐसे सिनेरियो होते हैं कि वाई ने भी फोन कर दिया जेड को कि तुम ही समझा लो, जेड ने इनको ही समझा दिया कि तेरे को जो करना है कर। अब पता चला कि एक्स ने भी जेड को यहाँ पर बेसिकली यही सलाह दी थी, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल के आया, तो वहां पर भी ये चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। सो दैट इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। बहुत सारी चीजें होती है भाई, लॉ एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मुंह बंद रखने में भलाई ये सेडिशन लॉ की चल, अरे इस केस में सेडिशन नहीं लगता, इस केस में अबेटमेंट का केस लगता है। सेडिशन का केस तब लगता है जब थोड़ा सा यहाँ पर आप स्टेट के खिलाफ कुछ कर रहे हो। मैंने क्या बोला, लॉ में देखो ना, आप ऐसा उकसा रहे हो जिसमें क्राइम जो है वो स्टेट के खिलाफ हो रहा हो। अब रिलीजियस पर्सन भड़क के कुछ मंदिर में जाकर के कुछ उल्टी सीधी हरकत कराया, तो मंदिर में हरकत स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, तो जो क्राइम स्टेट के अगेंस्ट कंसिडर किया जाता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, उस केस में सेडिशन लगता है। इस केस में थोड़ी ना सेडिशन लगेगा, सुसाइड के अवेटमेंट में, इसमें अलग केस चलेगा। पर मैं बता रहा था कि इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होता क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, है ना। दूसरा, क्यों सेडिशन लॉ और जस्टिफाइड है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो क्या अपने देश में सेसेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं है? क्या अपने देश में सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है कि नहीं है? सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का मतलब इस देश से अलग होने की टेंडेंसी। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने सेंट्रल इंडिया में, तो सेंट्रल इंडिया में नक्सलिज्म की समस्या एक सेडिशन का काम है कि नहीं है? भैया जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म की समस्या एक कंट्री के खिलाफ एक्शन है कि नहीं है, स्टेट के खिलाफ एक्शन है कि नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में भाई यहां पर इंसर्जेंसी जो होती रहती है वो है कि नहीं है यहां पर? फिर भैया खालिस्तानी मूवमेंट, अब तो नहीं है इतना प्रेजेंस इसका पंजाब में, लेकिन आज से 20-30 साल पहले बहुत था इसका प्रेजेंस, अब तो बहुत मिनिमम है, ना के बराबर है। तो खालिस्तानी मूवमेंट इन पंजाब, ये सब सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है कि नहीं है? अब टू कर्ब दिस टू कर्ब दिस सेडिशन लॉज आर नीडेड। सिंपल सी बात। तो इसलिए भी सेडिशन लॉ को जस्टिफाई किया जाता है। टू कर्ब दिस सेडिशन लॉज आर नीडेड। डू गेट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे भी अगर हम लोग देखें, तीसरा क्या रीजन है भाई? तो तीसरा रीजन है कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है भाई। अब मान लो कोई विरोधी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, मान लो रूलिंग पार्टी हार जाती है, और रूलिंग पार्टी जब हार जाती है तो इस हार जाने के बाद उसको यह हार बर्दाश्त नहीं होती। सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का मतलब होता है देश से अलग होने की टेंडेंसी, या देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की टेंडेंसी। सो अब मान लो कोई अपोजिशन पार्टी हार जाती है, चुनाव में हार जाती है, उसको 48% ही वोट मिलते हैं और रूलिंग पार्टी को 50 मिल जाते हैं। अब वो 48% जो ये पार्टी है, इस पार्टी के लोग क्या करेंगे? इस पार्टी के मेंबर लोगों को भड़काएंगे कि रहने मत दो, इस पार्टी को गलत तरीके से चुनाव जीते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे देश में ऐसा होता है, पार्टी हार जाने के बाद मानती ही नहीं है कि हम चुनाव हारे, और वो हर भरसक प्रयास करती है गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने का, गवर्नमेंट को टॉपल करने का, ताकि किसी तरीके से फ्रेश इलेक्शन हो जाए। तो भाई गवर्नमेंट, जो चुनी गई गवर्नमेंट है, उसको स्टेबिलिटी मिलना जरूरी है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए स्टेबिलिटी मिलना जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी मिलना जरूरी है। अगर आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज ऐसे करोगे कि जिससे केवल आप अनस्टेबल बनाने के पीछे पड़ जाओगे गवर्नमेंट को, तो हम तो अलाउ नहीं करने वाले। और अगर आप ऐसा करते हो तो हमारे पास एडिशन लॉ है, गवर्नमेंट का ये भी कहना है। सो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सो राइट डाउन यहां पर कि sedition law provides stability to government, stability to government, ठीक है, against what? Against too much of random protest, against too much of random protest, right? सो ये आपके कुछ लीगल थ्योरी, लीगल ओपिनियन आते हैं, जिस वजह से इन मुद्दों के चलते सेडिशन लॉ को कंटिन्यू करने की बातें करी जाती हैं। इन मुद्दों के चलते सेडिशन लॉ को यहाँ पर कंटिन्यू रखने को कहा जाता है। अब अपन ने जान लिए दोनों साइड कि इसको खत्म करना है और क्यों इसको रखना है। अब अपन जान लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या कहना है इस रिगार्डिंग में। तो अपन दो इंस्टीट्यूशन के ओपिनियन जान लेंगे। सबसे पहले
सेडिशन लॉ को लेकर के जो इंडिया में कमीशन है, लॉ कमीशन, जो किसी लॉ की सैंक्टिटी को निर्धारित करता है, जो ये बताता है अपना कि कोई सा लॉ कितना सही है कितना गलत है, उसमें किस प्रकार के अमेंडमेंट की जरूरत है, और सरकार को वो सजेशन देता है लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फिर देखते हैं अपन लोग कि लॉ कमीशन का क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ताकि हमारा ओपिनियन और शार्प हो जाए यहाँ पर। तो लॉ कमीशन अगस्त 2018 में, इन अगस्त 2018, लिख लेना ये बात, इन अगस्त 2018 लॉ कमीशन पब्लिश्ड, लॉ कमीशन published law commission published what, published a consultation paper, consultation paper recommending the time to rethink, the time to rethink or repeal द सेक्शन 124A। आपने दोनों साइड की बातें जान ली, लॉ कमीशन का ओपिनियन देखो ऑफ इंडियन पैनल कोड। ठीक है, ये ओपिनियन है किसका, लॉ कमीशन का। क्या कहना है इनका, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो। इन्होंने रिकमेंड क्या किया है, इस पे अब सोचने विचारने की जरूरत है, या फिर इसे रिपील करने की भी जरूरत है, लेकिन रिपील करना है कि नहीं करना है, इस पर सोचना और विचारना है। ध्यान रखना, लॉ कमीशन ने नहीं कहा कि इसे खत्म कर दो, ध्यान रखना, इसको ऐसे इंटरप्रेट मत करना कि लॉ कमीशन ये कह रहा है कि खत्म कर दो। लॉ कमीशन कह रहा है कि सोचने का टाइम आ गया है कि इसे खत्म करना है कि नहीं करना है। यानी कि सेडिशन लॉ के अगेंस्ट ही कुछ ओपिनियन रख रहा है यहाँ पे लॉ कमीशन। उसको भी लग रहा है कि नहीं, सेडिशन लॉ इज नॉट फेयर, इट्स टाइम टू रीथिंक ऑन इट, राइट। चलो, लॉ कमीशन का ओपिनियन समझ में आया अब हमें। दूसरा ओपिनियन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन सेडिशन। ठीक है भाई, तो थ्रू आउट एक मैं इंपॉर्टेंट केसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ठीक है, लिख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि केस का लेना देना कौन से लॉ से, जब इतना न्यूज में रह रहा है ये सब बातें। तो केदारनाथ लॉ केस में जब यहाँ पर सेडिशन लॉ को चैलेंज किया गया था, तो इन्होंने इस लॉ को सही ठहराया था। इट upheld द constitutionality of sedition. It upheld the constitutionality of sedition law. It upheld it, right? लेकिन but limited its application, to acts that has potential or tendency to create what? To create disorder or disturbance of law and order, or disturbance of law and order, or incitement to violence, और incitement to violence। तो इनका कहना था कि रैंडम तरीके से जो आप गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के खिलाफ आप जो सेडिशन लगा रहे हो वैसे नहीं लगाना है। ऑल्दो सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है, सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन आप इसके एप्लीकेशन को भाई लिमिटेड करो। हर क्रिटिसिज्म में आप सेडिशन लॉ मत लगा दो, आप केवल सेडिशन लॉ का इस्तेमाल केवल वहां करो, उन एक्ट्स में करो जिस एक्ट्स में पोटेंशियल है, टेंडेंसी है डिसऑर्डर क्रिएट करने की, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की, या कुछ इस लेवल पर इंसाइटमेंट प्रदान करने की जिससे वायलेंस हो जाए। अगर इस तरीके से कोई शब्द लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो आप उसमें सेडिशन लॉ यूज करो।
हर केस में आप क्रिटिसिज्म के नाम पर सेडिशन लॉ यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है कि कौन डिटरमाइन करेगा कि पोटेंशियल था कि नहीं था, कौन डिटरमाइन करेगा कि मेरे लिखने में जो कंटेंट था उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। ये भी वेग है एक तरीके से, पर फिर भी अदालत ये कमेंट जरूर करती है कि आप अपने एक्शन को लिमिटेड करो, कन्फाइंड करो, और केवल उन्हीं एक्शन के ऊपर सेडिशन लॉ लगाओ जिसमें सीरियस पोटेंशियल है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की। ये बात कही गई थी केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में 1960 के दशक के आसपास, जब ये केस आया था आपका। अगर इतना लिख लिया तो मैं आगे का केस डिस्कस करूंगा। लिख लिया इतना? डन? डन लिख देना अगर लिख लिया सभी ने तो। डन एवरीवन, राइट? सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड हियर नाउ। सो अब इसके बाद एक और केस था अपना, ये था 1995 में केस आया था ये। इस केस का नाम था, तारीख वारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इस केस में तो गजब ही हो गया था, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। अब इस केस में हुआ तो क्या था, देखो केस क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब में इंसर्जेंसी का माहौल था उन दिनों, और भिंडरावाला उसके सपोर्टर्स पंजाब में एक्टिव थे उसके मरने के बाद भी, ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद भी, जो इंदिरा गांधी ने चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानियों के खिलाफ, उसके बाद भी काफी सारे सपोर्टर उसके एक्टिव थे। ठीक है, अब यहीं से तुम्हें एक सेडिशन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं तुम्हें। ये बताओ मेरे को, अगर कोई व्यक्ति खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो क्या वो सेडिशन है? क्या वो सेडिशन है? राइट? तो भाई यही केस हुआ था बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। आप समझ लो, इसको समझो जरा सा। कोर्ट में कुछ नारे लग गए थे, कोर्ट में कुछ नारे लग गए थे खालिस्तान जिंदाबाद के। अब जब कोर्ट में नारे लग गए थे तो इसी केस में कोर्ट ने सेडिशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट कर दिया था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट था ये। क्या कमेंट था ये, ध्यान रखना है यहां पर। मेयर स्लोगनरिंग, मेयर स्लोगनरिंग which evoked which evoked no public response, no public response, no public response did not amount to sedition। बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ये कोर्ट के द्वारा, did not amount to sedition। मतलब क्या है भैया, आप नारे लगाते रहो खालिस्तान जिंदाबाद के, लेकिन अगर उस नारे से इंप्रेस होकर के कोई आदमी कुछ कर ही नहीं रहा, वो कोई भी ऐसा एक्शन कर ही नहीं रहा आदमी जिससे खालिस्तान टेंडेंसी को बढ़ावा मिले, तो केवल नारे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ, राइट? पाकिस्तान जिंदाबाद के बहुत सारे नारे लगते हैं अलग अलग जगह पे, लग जाते हैं, है ना? पर क्या वो सेडिशन है? सो क्या इससे पाकिस्तान का कुछ इंफ्लुएंस बढ़ रहा है क्या हमारी पब्लिक के ऊपर, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे सवर्न ऑफ स्टेट के ऊपर? अगर कहीं नारे लगे लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ऑफेंस नहीं हुआ, सो कोर्ट का यही कहना है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, that mere sloganeering which evoked no public response did not amount to sedition, did not amount to sedition। ठीक है, सो ये इश्यू है यहां पर। अब यहां पर ये एथिकल भले ही नहीं है, आप अपने देश में रह रहे हो तो आप कभी भी एनिमी नेशन का नारा क्यों लगाओगे? आप गलत है भाई, है कि नहीं है? कंप्लीटली इट इज रॉन्ग थिंग टू डू सो, बट वी आर टॉकिंग हियर इन टर्म्स ऑफ लीगल कॉन्टेक्स्ट। एक बात बताओ मेरे को, आपके लॉ फील्ड में सबसे फेमस लॉयर कौन से हैं? सबसे फेमस लॉयर कौन से हैं? राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण, राइट? ये सब बड़े बड़े लॉयर्स हैं आपके। मोस्टली केसेस में जैसे ही ये ऐसे केसेस देखोगे आप, क्या कहते हैं वहां पे, जहां पे इस तरीके से सोसाइटी को लगता है कि ये तो चलो ये तो सेडिशन का काम था, तो ये हमारे वकील इनका केस क्यों लड़ रहे हैं, ऐसे कंट्रोवर्शियल केस में आप इतने बड़े बड़े लॉयर्स डेफिनेटली देखोगे, बिकॉज दे वांट टू अपहोल्ड द इंपोर्टेंस ऑफ राइट्स। ऑल्दो ये एथिकल नहीं हो सकता,
लेकिन वी आर टॉकिंग हियर इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी. We are talking here in terms of legality. So what Supreme Court said was a very important comment in this context. चलो अगला केस पे चलते हैं. ये लिख लिया, ये केस लिख लिया अपन ने. नवजोत सिद्धू को क्यों लोग इतना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नवजोत सिद्धू को, क्या कर दिया नवजोत सिद्धू ने, उसने कब नारे लगा दिए. चलो ठीक है, फिर अगले केस पे चल रहे हैं. अब अगला केस है हमारा, याद रखना ये केस भी इंपॉर्टेंट है, संस्कार मराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस. संस्कार मराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस. अच्छा, यही वो केस है जिस कार्टूनिस्ट की मैं बात कर रहा था. ये जिस कार्टूनिस्ट के ऊपर ये केस लगा था, उन्हीं कार्टूनिस्ट का नाम था असीम त्रिवेदी, है ना. तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें जब इनके ऊपर सेडिशन लगाया गया, तो ये जब केस चला तो स्टेट के पास कोई ऐसा पुख्ता रीजन ही नहीं था कि आखिर उन्होंने सेडिशन लगा क्यों दिया. तो इस केस में हुआ क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ एडमिटेड दैट they will issue or circulate the guidelines to police. ध्यान देना यहां पर कितना बड़ा एडमिशन है ये स्टेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. टू पुलिस डेट what parameter they have to consider, they have to consider while slapping sedition charge. इसका मतलब क्या हुआ, देखो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, पुलिस आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने सेडिशन का चार्ज लगा दिया. जब सेडिशन का चार्ज लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस में क्या एडमिट किया है कि बिल्कुल हमें गाइडलाइंस निकालनी पड़ेंगी, सर्कुलेट करनी पड़ेंगी पुलिस को कि किन पैरामीटर्स को कंसीडर करें वो स्लैपिंग चार्ज लगाते हुए. इसका मतलब क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट खुद ही श्योर नहीं थी अबाउट दिस सेडिशन चार्ज. वो खुद ही श्योर नहीं है कि किन किन केसेस में सेडिशन चार्ज लगाया जा सकता है. वो खुद ही अनश्योर है और वो कह रही है कि हमें पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा. स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ा एडमिशन कोर्ट में दिखाता है कि सेडिशन लॉ कितने रैंडमली तरीके से लगते हैं और इसलिए कन्विक्शन लॉ इतना कम है. स्टेट गवर्नमेंट को खुद ही पैरामीटर और ये गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, कोर्ट में आके उनको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है. इस तरीके का स्टेटमेंट दिखलाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना अनक्लियर है खुद अपने आप में सेडिशन लॉ को लेकर के. इस कंटेक्स्ट में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एडमिट किया है. डन. फिर उसके बाद एक केस आता है अपना, नेक्स्ट केस है पंकज बुटालिया वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. तो ये जब केस था, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट हैज said police should look into speech or writing comprehensively rather than isolated speech or writing. ठीक है, क्या कहना है कोर्ट का समझो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे डिस्कस किया यहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का कॉन्सेप्ट और पाकिस्तान जिंदाबाद का कॉन्सेप्ट, है ना. अब तुम में से कोई होशियार मान लो जिसका दिमाग इविल है बहुत ज्यादा, और
इविल होने के चक्कर में जिसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता हो, वो क्या करेगा, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता हूं, वो क्या हटा देगा रिकॉर्डिंग में से, और मेरी रिकॉर्डिंग में केवल इतना सुनाई देगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि मैं खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता हूं। इसको वायरल कर देगा। लोग हैं सेंटी, तुम्हें पता है, बहुत ज्यादा। कहेंगे कि टीचर एक ऐसी बात पढ़ा रहा है, टीचर एक किस तरीके से पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ा सकता है ये टीचर। अब जैसे ही वो वायरल होगा, पुलिस आ जाएगी भैया कि तुमने ऐसा ऐसा कहा था। तो पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया, क्या उस पे सेडिशन का चार्ज लगेगा अगर बीच में अगर तुमने ऐसे कट एंड क्लिप करके लगा दिया मेरे ऊपर, तो लग सकता है क्या? लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करती है, ये जो यस कह रहा है कुछ नहीं लग सकता, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस क्या करती है। हाँ यस, तुम सही कह रहे हो। देखो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या करती है कि जैसे पूरा एक स्पीच दिया गया है, उस स्पीच में से ऐसे ही बीच में से शब्दों को पकड़ लेती है। समझ में आ रहा है? बीच में से कोई एक ऐसी लाइन पकड़ लेती है जिसका ना कंटेक्स्ट से लेना देना है, ना पिछली बात से लेना देना है, ना आगे की बात से लेना देना है। बस वो बीच की लाइन पकड़ लेती है। और जब बीच की लाइन पकड़ लेती है, जब वो केवल और केवल, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है भाई कि आ, उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग जाता है। तो कोर्ट का यही कहना है, कोर्ट का कहना है इसी केस में कि भैया तुम पूरा कंप्रेहेंसिवली देखो किसी भी स्पीच या राइटिंग को, ना कि उसको आइसोलेट करके देखो, ना कि उसको आइसोलेट करके देखो। अगर तुम ऐसे आइसोलेट कर दोगे और कुछ बात पकड़ लोगे केवल बीच में से, तो भाई फिर तो मैं मतलब इतनी बड़ी तुम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कि मैं मुंह से कोई गलत चीज बोल ही नहीं सकता। किसी को अच्छी चीज समझाने के लिए भी मैं कोई गलत चीज बोल ही नहीं सकता अपने मुंह से। ये तो वही बात हो गई, है ना? जैसे मैं कहूंगा कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, तो अब जैसे मैं कहूंगा कि वो उसका कहना था कि लेकिन चोरी करना अच्छी बात है, तुमने बीच से पकड़ लिया कि मैं कह रहा हूं कि चोरी करना अच्छी बात है। तो ये थोड़ी ना कोई बात होती है। तुम पूरा कंटेक्स्ट देखो स्पीच का, पूरा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टडी करो। बीच से तुम कैसे पकड़ सकते हो? अब याद करो, ये उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर थे, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ बार बार, कौन से डॉक्टर थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, जिन्होंने, हाँ काफिल काफिल खान का केस था। उन्होंने अलीगढ़ में यही सीए के समय पर एक स्पीच दी थी, उनको जेल में डाल दिया गया था। उनके कहा गया था कि ये तो भैया भड़काने का काम कर रहे हैं। कफील खान की स्पीच को जब कोर्ट में चलाया गया तो कोर्ट ने सबसे यही पूछा कि बताओ इस स्पीच में क्या गलत कहा है उन्होंने, क्या गलत कहा है उन्होंने, उनका कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वो तो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ना कि देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन कफील खान के स्पीच को बीच से पकड़ पकड़ के कुछ ना कुछ काटा जोड़ी करके कहा कि ये तो ऐसा ऐसी बात कह रहे हैं। यही कोर्ट का कहना है कि जो भी स्पीच दिया जा रहा है उसको आइसोलेटेड तरीके से नहीं लोगे तुम, कॉम्प्रेहेंसिवली लोगे। बात समझ में आ गई? बात क्या कहना है कोर्ट का, राइट? अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है यहाँ पर, अब तुम लिख लो लास्ट में एक फाइनल केस, और ये फाइनल केस है ये, एज इट इज तुम हेडलाइन अपनी कॉपी में उतार दो। कौन सा केस है? TV5 एंड एबीएन आंध्रा ज्योति केस वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट है केस का नाम, और ये लिख दो, ये रिसेंटली कहा गया है इस केस में। टाइम टू सेट लिमिट्स ऑफ सेडिशन, लिखो जरा सा इसको। क्या लिखना है, जो लिखा है भाई। ये लिखो, टाइम टू सेट लिमिट्स ऑफ सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट सेड इन TV5 एंड एबीएन आंध्रा ज्योति केस। डन हो गया।
लिख लिया भाई? ठीक है, ये इस तरीके के टॉपिक हैं, आप इस पे पैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, केसेस से, पनिशमेंट से, कई तरीके के क्वेश्चन एक अच्छा खासा एमसीक्यू में यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। अब तुम मुझे बताओ किस कंक्लूजन पे पहुंचे तुम, किस कंक्लूजन पे पहुंचे तुम, बताओ जरा सा। दिल्ली कमेंट ऑन सिंगापुर वेरिएंट इज रिस्ट्रिक्शन और नॉट। भैया दिल्ली सीएम की ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म हो गई है, और दिल्ली सीएम के ऊपर जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको खराब करने को लेकर के सिंगापुर एक्शन भी लेने वाला था। पर हमारी सरकार ऐसे रैंडमली एक्शन लेती नहीं है यार। और क्यों लेगी एक्शन यार, मतलब ठीक है, अब बोल दिया उन्होंने। अब अगर वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मेरा ये किसी गलती पे था या कुछ ऐसा था, तो ठीक है, इट्स ओके। लॉ इतना रिजिड नहीं होना चाहिए ना। रिजिड लॉ, पता है, रिजिड सोसाइटी का साइन होता है, और रिजिड सोसाइटी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। सोसाइटी वही ग्रोथ करता है जो फ्लेक्सिबल होता है। सोसाइटी वही ग्रोथ करता है जो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। सो यहां पर आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या डिफाइन होना चाहिए सेडिशन लॉ? यस, अमेंडमेंट होने चाहिए इसमें, राइट। सेडिशन लॉ की डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता लगे कितना बोलना है कितना नहीं, कितना लिखना है कितना नहीं। दूसरी बात, लॉ कमीशन का साफ साफ अच्छी बातों में अच्छा कहना है उनका कि एक फ्रस्ट्रेशन अगर मैं अपनी सरकार के साथ जाहिर कर रहा हूं तो स्टेट इसको सेडिशन की तरह ट्रीट ना करे। मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, अगर मैं अपनी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही नहीं कर सकता मैं अपनी गवर्नमेंट की, तो भैया क्या डिफरेंस है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में? कोई डिफरेंस है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में? अगर मैं क्रिटिसिज्म को अलाउड ही नहीं हूँ, क्रिटिसिज्म ओपन ही नहीं है तो गवर्नमेंट की, तो नहीं है। मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में रह रहा हूँ, और आगे आगे तो मैं और मॉडर्न सोसाइटी में जाता चला जाऊंगा भाई। तो क्या तुम कॉलोनियल लॉ का कब तक सहारा बनाए रखोगे? जब कॉलोनियल हैंगओवर उतरेगा नहीं तुम्हारे ऊपर से, तो हमारी कॉलोनियल माइंडसेट कैसे चेंज होगी भाई फिर? यू नीड टू गिव इंडिपेंडेंस टू अस, राइट। और दूसरी बात, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मत सेडिशन का इस्तेमाल ही मत करो, करो, लेकिन वहां पे करो जहां पे सीरियसनेस इशू की बहुत ज्यादा है, इशू का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, वहां पे करो आप सेडिशन लॉ यूज, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल ये लॉ में अमेंडमेंट होगा, कोई बदलाव होगा, कुछ नहीं होगा। 2019 में राज्यसभा में सरकार ने यही कहा था कि हम इसमें कोई अभी अमेंडमेंट या चेंज करने का नहीं सोच रहा है, ना ही इसे रिपील करने की सोच रहा है। पर रीसेंट कमेंट क्या है? रीसेंट कमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें लिमिट डिफाइन करने का टाइम आ गया है, लिमिटेशंस और कंटेक्स्ट डिफाइन करने का टाइम आ गया है। तो यही था अपना पूरा का पूरा सेडिशन लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, मेहुल चोकसी केस अलग है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यस यस, क्या है अगेंस्ट गवर्नमेंट चीजें, क्या नहीं, उसको डिफाइन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो अब पूछो अपने कौन से डाउट रह रहे थे, कौन पूछ रहा था? वैष्णवी, हाँ अब बताओ आपका क्या डाउट था। हाँ, जिनको कोई डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बताइए वैष्णवी, क्या डाउट था? स्लाइड नंबर 8 दिखा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, पहले ये पेज लिख लो। But it is said that any law violating the fundamental right should be amended. So why sedition law is existing? वैष्णवी, फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड नहीं है अपने, फंडामेंटल राइट अपने रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन मिलती है, वो रिस्ट्रिक्शन इन्हीं सच टाइप ऑफ लॉज से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज अनलिमिटेड, राइट टू प्रीच रिलीजन इज अनलिमिटेड, बट उस प्रीचिंग में भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी का फोर्स कन्वर्जन नहीं करोगे, किसी को बेवकूफ बना करके आप कन्वर्जन नहीं कराओगे। तो देर आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फंडामेंटल राइट मिली हुई है हमें, फंडामेंटल राइट हमें मिली हुई है रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो उस रिस्ट्रिक्शन को कैसे इंपोज किया जाता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग सच काइंड ऑफ लॉ। आपने देखा कि भैया पब्लिक मोरालिटी बनी रहे, डिसेंसी बनी रहे, आपका पब्लिक ऑर्डर वायलेट ना हो, सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बने हमारा स्पीच, इसलिए रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। कैसे लाएंगे हमें रिस्ट्रिक्शन? तो ऐसे सेडिशन लॉस के माध्यम से। तो इसलिए ये लॉ ऐसे बने हुए हैं, दैट्स व्हाई सेडिशन लॉ इज स्टिल एग्जिस्टिंग। आई होप यू गेट माय पॉइंट, राइट।
ओके, नाउ लेट्स गो टू स्लाइड नंबर 8. बता देना किसका और कौन सा रह गया. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वैष्णवी? Fundamental rights are not unlimited. It comes with certain restrictions and it comes with certain responsibilities also. So we must understood this responsibility. If we are exercising our rights while being responsible towards the society, towards our surrounding, then that fundamental right we can practice as much as we want. What is written after Central India? Naxalism likha hai. The problem of Naxalism exists in Central India, which is some kind of secessionist tendency. चलो, हो गया ये. हटाएं से, और किसी का कुछ रह गया लिखने को? ठीक है, आप कुछ रह गया तो बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं खत्म करने जा रहा हूँ सेशन. चलो फिर खत्म करता हूँ. सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू.